इस वीडियो में हम क्लास 9 की चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर जो है इसमें आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनकी एक तरह से बायोग्राफी है वो पढ़ने को मिलेगी। उनका बचपन कैसा था, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रही, लव लाइफ कैसी रही, किस तरह से उनका डिवोर्स हुआ, फिर आगे जो कुछ भी हुआ आपको पूरी उनकी बायोग्राफी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आइए फटाफट से हम चैप्टर जो है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जर्मन के उल्म नाम के शहर में। शहर का नाम था उल्म। जब उनका जन्म हुआ था ना तो क्या उनके मतलब एक होता है ना बच्चे का एक हाव भाव होता है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा सा वो बचपन से ही पता चल जाता है। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माँ को उल्टा वो फ्रीक से लगे थे, मतलब उनको ऐसा लगा था कि ये तो मंद बुद्धि वाले बच्चे होंगे, मतलब उतने वो दिखने से इंटेलिजेंट नहीं लगे थे उनकी माँ को। और उनकी माँ जब देखती थी ना अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो वो कहती थी कि इसका तो सर भी बहुत बड़ा है। तो वो एक तरह से मतलब उनके माइंड में एक ऐसा चीज़, उनकी माँ के माइंड में ऐसा चीज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए चलने लगा था, ये नेगेटिव चीज़ें। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है जब वो थोड़े बड़े हुए करीब 2-2.5 साल के, तब क्या हुआ कि वो बोल ही नहीं पाते थे। नॉर्मली बच्चा तो 1 साल तक कई सारे शब्द बोलने लग जाते, और जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो ऐसे बोलते थे, एक शब्द को बार बार मतलब दोहरा करके बोलते थे। 2.5 साल में उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते थे। जो सबसे पहला शब्द था ना जो उन्होंने 2.5 साल के बाद बोला था वो था कि सूप बहुत गर्म है। ये सुन करके उनके मम्मी पापा दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि चलो कम से कम बोलना शुरू तो किया, क्योंकि इन लोगों को डर हो गया था कि कहीं ये गूंगा तो नहीं अब, या फिर बोल भी पाएगा या फिर नहीं बोल पाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो साथी थे ना, जो लोग प्लेमेट्स जिसे हम कहते हैं, जो साथ में खेलने वाले थे, वो सब इन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। उन लोगों ने एक तरह से इनका नीक नेम रख दिया था ब्रदर बोरिंग। वो क्या करते थे कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते थे। जो खिलौने होते हैं ना, मैकेनिकल टॉयज से खेलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में इन्हीं चीज़ों के साथ अपना लगाते थे, ना कि बच्चों के साथ बाहर जा कर के खेलना। तो इसी वजह से सारे बच्चे उन्हें एक तरह से ब्रदर बोरिंग के नाम से ही बुलाते थे। जब वो 6 साल के हुए तब उन्होंने वायलिन प्ले करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा बहुत ही अच्छे से वायलिन प्ले करे। और ऐसा हुआ भी। एक तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना वो बिल्कुल ऐसा मतलब इस तरह से वायलिन प्ले करते थे कि ऐसा लगता था कि ये उनको गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने उनके हाथ में ये टैलेंट गिफ्ट कर रखा है। हालांकि वो उन्होंने इसमें कुछ ऐसा मतलब अपना प्रोफेशन नहीं बनाया था, ना कि इस फील्ड में उन्होंने कुछ किया ऐसा, लेकिन वो वायलिन बहुत ही अच्छा प्ले करते थे और उनकी माँ चाहती भी थी ऐसा। तो ये एक उन्होंने अपनी माँ का शौक जरूर पूरा किया था। जब वो थोड़े से बड़े हुए ना तो फिर जब वो हाई स्कूल में थे अपने मुनीच में, तो फिर वहाँ पे क्या एक हेडमास्टर ने ये कहा था उनके पेरेंट्स से कि आप इस बच्चे को ना कुछ भी करवा लीजिए, कुछ भी पढ़ा लीजिए, मतलब कुछ भी करवा लीजिए, भविष्य में कुछ करने ही वाला नहीं है, मतलब कि ये उतना कुछ नहीं करने वाला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए ऐसा स्टेटमेंट उनके हेडमास्टर ने दिया था। हाई स्कूल में जब म्यूनिच में वो थे तो फिर एक धीरे धीरे वो अच्छे स्टूडेंट साबित होते जा रहे थे, लेकिन उस स्कूल का जो एक रूल्स रेगुलेशन था ना, नियम कानून वगैरह, वो उनको नहीं पसंद आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा सख्त था, और उन्हें फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या उनका ना वहाँ के टीचर से काफ़ी बार अनबन होने लग गया था। उस वक्त तो इन्होंने यहाँ तक कि ये भी डिसाइड कर लिया कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल छोड़ देंगे, और आखिरकार उन्होंने म्यूनिच के स्कूल को छोड़ दिया। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए। जब वो 15 साल के थे तब उनकी पढ़ाई स्विट्जरलैंड में चल रही थी। स्विट्जरलैंड जाने के बाद उनका पढ़ाई में और इंटरेस्ट बढ़ गया, उनको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। इसके बाद वहाँ से उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया स्विट्जरलैंड से। इसके बाद उन्होंने आगे की जो पढ़ाई होती है ना स्कूल के बाद की, वो उन्होंने जूरिच में जा कर के किया था। बाकी की पढ़ाई उन्होंने जूरिच एक जगह का नाम है, वहाँ पे से उन्होंने किया था। जब वो अपने आगे की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ वो मिले थे मिलेवा मैरिक से। मिलेवा मैरिक उन्हीं की जैसी बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जो एक उनका ये इंटेलिजेंस ही था ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और धीरे धीरे उनको मिलेवा मैरिक से प्यार हो गया, और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उससे शादी भी करेंगे। मिलेवा मैरिक से प्यार हुआ था तो उन्होंने उनको ये अपने साइंस के लैंग्वेज में ही प्रपोज भी किया था।
इसके बाद उन्होंने फिर अपना ग्रेजुएशन किया। जब वो 21 ईयर के थे तो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं था, वो वैसे ही बैठे रहे। फिर आखिरकार उन्हें जाकर के उनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो 1902 में लगी थी, जो कि थी टेक्निकल एक्सपर्ट की, जहाँ उन्हें क्या ये साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनका असेसमेंट वगैरह करना होता था। फिर 1905 में उन्होंने एक जाकर के एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था जिसका इन्वेंशन किया था, जिसको उन्होंने खुद ही एक सीक्रेटली अपना, मतलब वो जब वो टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे थे ना, उस वक्त वो अपना सीक्रेटली अपने इन्वेंशंस भी कर रहे थे, अपने काम भी कर रहे थे। 1905 में जो उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्वेंट किया था, उसके हिसाब से ये था कि कभी भी टाइम और डिस्टेंस जो है ना वो सेम नहीं होता। अब एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया था कि दो घड़ी को अगर हम एक साथ चला देते हैं तो एक घड़ी जो है वो दूसरी घड़ी से फास्ट चल रहा होगा और दूसरी घड़ी जो है वो स्लो चल रही होगी। तो इससे क्या है, टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी भी सेम नहीं होता उनके हिसाब से। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, वो ये था, ये उनके लिए था कि जिन्हें ये घड़ी वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो उसको थोड़ा और आसान करके उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था। वो ये था कि अगर कोई लड़का किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हो तो उसे 2 घंटे भी क्या 2 मिनट के बराबर लगेंगे, लेकिन वहीं अगर उसी लड़के को हम गर्म स्टोव पे बैठा दें तो उसे क्या है कि वो 2 मिनट भी क्या 2 घंटे के बराबर लगेंगे। तो शायद ये इस वाले एग्जाम्पल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या समझाया। इसके बाद उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, जिससे कि वो शादी करना चाहते थे मिलीवा मैरिक से, तो उन्होंने अपनी मम्मी को इस बारे में बताया, लेकिन उनकी माँ जो थी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो बिल्कुल तुम्हारे ही किताब की जैसी है, मतलब जैसे तुम इंटेलिजेंट हो ना वो भी बिल्कुल तुम्हारे जितनी इंटेलिजेंट है। तो इस तरह का मैच उनको नहीं पसंद था उनकी माँ को, और वो उनकी शादी के सख्त खिलाफ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने 1903 में उसी लड़की से शादी कर लिया। उसके बाद उनके बच्चे भी हुए थे, 2 लड़का हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 1919 में उनकी वाइफ जो थी वो एक तरह से हाउस वाइफ बन के रह गई थी। उनको वो लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत कुछ टैलेंट है उनमें, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही है सिर्फ शादी की वजह से। तो इस वजह से क्या उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी वाइफ मिलेवा मैरिक में। और 1919 में उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और अलग हो गए। इसके जस्ट एक साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी एक कजन से शादी कर लिया था, मतलब दूसरी शादी उन्होंने उसी वक्त कर ली थी, उसी साल कर ली थी। फिर इसके बाद 1915 में उन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्वेंट किया था। और इसके बाद 1919 में ही उनका ये जो उन्होंने एक जो पहले बना रखा था ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको उसको मतलब उन्होंने प्रूफ भी कर दिया था कि वो जो स्पेशल थ्योरी है उनका वो बिल्कुल सही है। वो डिस्टेंस वाला और सब कुछ, मतलब उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेट करके रखा था, जिसकी वजह से उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। जब ये प्रूफ हो गया था ना कि उनका ये इन्वेंशन बिल्कुल सही है, तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और उनको एक तरह से ये साइंस के फील्ड में एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी माना जाने लगा था। इसके बाद क्या हुआ था कि नाजीज जो है ना वो सब नाजीज जो थे वो वहाँ के एरिया में उनका पावर चलने लगा था। तो वहाँ से फिर क्या किया ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि वहाँ से वो मूव हो गए थे, उस जगह को छोड़ करके वो यूएस में शिफ्ट हो गए थे। अब नाजीज के आने के बाद वो यूएस में शिफ्ट हो चुके थे। उसके यूएस में शिफ्ट होने के 5 साल बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियर फिजन जो है इसके ये वहाँ के लोगों ने फाइंड कर लिया था। तो इन लोगों को ये डर हो गया था कि कहीं नाजीज जो है वो बॉम्ब बना करके यहाँ पे ब्लास्ट ना कर दें। तो इस डर से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके एक दोस्त ने उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि वो लेटर लिखें इस चीज़ पे। तो बहुत फोर्स करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो लेटर लिख करके भेजा था। लेकिन ये उन्होंने 1939 में ये लिख करके भेजा था कि हाँ इन्होंने बॉम्ब फाइंड, मतलब कि ये लोग बॉम्ब बना सकते हैं। उससे क्या वो एक जगह जिस प्लॉट पे वो उस बॉम्ब को डालेंगे ना, उस बॉम्ब से वो प्लॉट का नुकसान तो होगा ही, उसके आसपास भी अच्छे खासे एरिया में उसका नुकसान हो सकता है। इस लेटर को लिखने के बाद लोगों ने उसको सीरियस भी लिया था। 1939 में उन्होंने ये लेटर लिखा था 2 अगस्त को। लेकिन क्या हुआ कि अब ऐसा कुछ तो नाजीज ने नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने सीक्रेटली वो
बॉम्ब बना करके जापान की सिटीज़ में हिरोशिमा एंड नागासाकी में उसे ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। उन्हें थोड़ा सा ये भी लगा था कि अगर वो ये लेटर नहीं लिखे होते तो शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाता, इतना ये जो नुकसान हुआ इन लोगों का हिरोशिमा एंड नागासाकी में वो नहीं होता। उनको अब मतलब ये थोड़ा सा एक गिल्ट हो गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे अब तक तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में जाने माने भी लग गए थे, तो उन्होंने क्या ये पॉलिटिक्स में आने का डिसीज़न लिया और उन्होंने सोचा था कि वो अपनी तरफ से लोगों के लिए काम करेंगे, अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए भी इस फील्ड में काम करेंगे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उनके इस लेटर पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरीके से ही काफ़ी कुछ काम करने का कोशिश किया, काफ़ी कुछ किया भी ये लोगों के लिए, ताकि अपने देश में शांति बनाए रखें। और इसके बाद क्या हुआ, 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त वो क्या 76 ईयर्स के थे। तो ये थे आपके चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये थे आपके चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।